हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं AK सिंह, अनिल कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शनल का चुनाव कैसे करना चाहिए। इसके संबंध में वीडियो बनाएंगे क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में ही सिर्फ ऑप्शनल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी और अन्य किसी भी पीसीएस एग्जाम में ऑप्शनल को हटा दिया गया है। इसी वजह से यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे पीसीएस के भी एग्जाम देते हैं, जिसके कारण यदि हम ऑप्शनल का सही चुनाव करते हैं तो उसका एक सार्थक उपयोग हम पीसीएस के एग्जाम में भी कर सकते हैं। और कोई भी पीसीएस के एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ उसका बेहतर उपयोग कर लेंगे। इसके अलावा उसका उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी, एसए में भी हो, तो उसी तरीके के सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो बड़ा ही सार्थक दृष्टिकोण होगा। इस संबंध में बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत करने के दौरान स्टूडेंट ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। स्टूडेंट के अपने विचार थे, उस विचार के अकॉर्डिंग यदि वो ऑप्शनल का चुनाव करते हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है, और हम लोग को भी कुछ सलाह होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे। उस पॉइंट को ध्यान में रख करके यदि वो ऑप्शनल का चुनाव करते हैं तो उनसे उनको क्या लाभ होगा, क्योंकि अंततः तो ऑप्शनल का चुनाव स्टूडेंट को ही करना है। अतः स्टूडेंट से बातचीत करने के दौरान स्टूडेंट ने अपना तर्क दिया कि वैसे ऑप्शनल का चुनाव किया जाए जो ऑप्शनल छोटा हो, यानी उस ऑप्शनल का सिलेबस छोटा हो। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि वैसे ऑप्शनल का चुनाव करना चाहिए जो पढ़ने में आसान और रुचिकर हो। यानी कुछ स्टूडेंटों ने कहा कि वैसा ऑप्शनल जो पढ़ने में आसान एवं रुचिकर लगे। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि वैसे ऑप्शनल का चुनाव करना चाहिए जो ऑप्शनल की तैयारी सेल्फ रूप से की जा सके और उसकी सामग्री, उसके नोट्स, उसके बुक्स मार्केट में उपलब्ध हो। यानी वैसा ऑप्शनल जिसका जिसकी तैयारी सेल्फ हो सके और नोट्स मार्केट में उपलब्ध हो। तो चौथा, कुछ स्टूडेंट ने कहा कि वैसे ऑप्शनल का चुनाव करना चाहिए जो अंकदायी हो, यानी ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलते हो, अंकदायी हो। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि वैसे ऑप्शनल का चुनाव करना चाहिए जिस ऑप्शनल का करंट अफेयर के साथ कोई तालमेल ना हो, यानी करंट अफेयर के साथ कोई तालमेल नहीं हो। और आपके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का एक एक करके हम जवाब दे देते हैं, उसके बाद मैं अपने विचार, अपने पॉइंट रखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सिलेबस छोटा हो। यस, यूपीएससी एक सेंस कमीशन है, किसी प्रकार का नॉनसेंस कमीशन नहीं है। वह ऑप्शनल की सिलेबस की डिजाइनिंग इस तरीके से करने की कोशिश करता है जिससे किसी भी ऑप्शनल को कोई भी स्टूडेंट रखे, उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। और ऑप्शनल का सिलेबस की डिजाइनिंग करना हुआ यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है। एज एग्जांपल, हिस्ट्री में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में एंशिएंट मेडिवल और सेकंड पेपर में मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री होते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के यदि सिलेबस की डिजाइनिंग हम करना चाहें तो 5 से 7 वर्ष के बीच किया जा सकता है। पहला, इतिहास जानने के शुरू। दूसरा, पाषाण काल यानी प्री हिस्ट्री। उसके बाद सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, 6th सेंचुरी BC, मौर्य साम्राज्य, मरणोत्तर काल, गुप्ता पीरियड और वर्धन वंश। इस तरीके से हम सिलेबस की डिजाइनिंग करके उस सिलेबस को छोटा कर सकते हैं। परंतु यूपीएससी ने उस सिलेबस के इनर पार्ट को भी एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे सिलेबस बड़ा दिखने लगता है। और ये भी एक कहावत है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी सिलेबस देखने में छोटा लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने चलते हैं तो उसके विभिन्न सारे सेगमेंट दिखाई देने लगते हैं और क्वेश्चन कहीं से भी किसी तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसी वजह से आप यह ध्यान देने की कोशिश न करें कि सिलेबस छोटा है तो वो हमारे लिए सार्थक होगा। दूसरा पॉइंट है कि वैसा विषय जो आसान हो।
और रुचिकर हो। तो यह सत्य है कि कोई भी विषय आसान और रुचिकर नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट और टीचर उसे मिल करके रुचिकर बनाता है। यह भी सत्य है कि कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि पढ़ना बड़ा आसान लगता है, सत्य कथा पढ़ना इत्यादि आसान लगता है, परंतु उसका क्या लाभ है, जो कि कंपटीशन में कोई लाभ ही नहीं प्रदान कर पाए। तो जो चीज़ें रुचिकर हो, आसान लगता हो, परंतु कंपटीशन के लिए लाभ प्रदान नहीं कर पा रहा, तो उसे रखने से कोई फायदा नहीं। तीसरा, वैसा सब्जेक्ट जिसकी तैयारी सेल्फ की जा सके। तो ऐसे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसकी तैयारी सेल्फ नहीं की जा सके, और साथ ही साथ उस कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके बुक्स, नोट्स मार्केट में उपलब्ध नहीं है, जिसके पढ़ाने के लिए टीचर अवेलेबल नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में, परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें, जिससे वह तथ्य हमें समझ में आ जाए। और पढ़ने के बाद क्या उससे पूछे गए क्वेश्चन को बड़े आसानी तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम विभिन्न प्रकार के बुक का कलेक्शन तो कर लेते हैं, परंतु उस बुक को कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, क्या छोड़ें, जिससे हमारे सारे तथ्य बड़े बेहतर तरीके से क्लियर होते चले जाएं। इसी वजह से यह भी कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट, चौथा अंकदायी हो। आपने इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, एमए, पीजी किया है, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग भी किया है। कोई ऐसा सब्जेक्ट बता दीजिए जिसमें बिना लिखे नंबर आ जाए, और यदि बिना लिखे नंबर किसी सब्जेक्ट में आते हों तो वही सब्जेक्ट हम लोग भी सलाह देंगे कि सारे स्टूडेंट को रख करके सफल हो जाना चाहिए। यह सत्य है कि बिना लिखे किसी भी सब्जेक्ट में नंबर नहीं आते। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर बना करके बड़े ही बेहतर तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो बड़ा ही अच्छा नंबर आएगा। तो इसी वजह से आप कभी भी यह ध्यान देने की कोशिश मत कीजिए कि यह इसमें ज़्यादा नंबर आते हैं, इसमें कम आते हैं। हाँ, जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग बेहतर लिखेगा उसको नंबर ज़्यादा आएंगे। हाँ, यह सत्य है कि मैथ में, साइंस के कुछ सब्जेक्ट में नंबर अच्छे मिलते हैं, परंतु उस अप्रोच के अकॉर्डिंग वह स्टूडेंट उसमें लिखता भी है, तभी वह नंबर मिलते हैं। मैथ में भी स्टेप वाइज सही तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, ये भी सत्य है कि 8 सब्जेक्ट में कुछ कम नंबर मिलते हैं, परंतु 8 सब्जेक्ट कभी किसी व्यक्ति को निराश नहीं करता। नेक्स्ट, करंट अफेयर के साथ तालमेल। यह सत्य है कि कुछ सब्जेक्ट के करंट अफेयर के साथ तालमेल होते हैं, जैसे इकोनॉमी के सब्जेक्ट है, उसमें डाटा प्रत्येक साल चेंज हो जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक हैं जिसमें विश्व की धरातल प्रत्येक साल चेंज हो जाती है, यूएनए की नीतियाँ चेंज हो जाती है, भारत के साथ विभिन्न देशों के संबंध चेंज हो जाते हैं, उसकी पॉलिसी चेंज हो जाती है, यानी समयानुकूल यह नीतियाँ बदलते रहती है। अभी यूएसए के राष्ट्रपति महोदय के टैरिफ वार की शुरुआत की गई, जिसके कारण हमारी भी विश्व की नीति, विदेश नीति बदल रही है, और हम चाइना, रूस के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले कम था लेकिन आज वह ज़्यादा स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो हाँ, यह सत्य है कि इंटरनेशनल रिलेशन में केस से संबंधित क्वेश्चन में प्रत्येक साल नीतियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। तो आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक प्रश्नों का जवाब हमने दिया, उसको आप ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल का चुनाव कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग क्या सलाह देते हैं कि आप ऑप्शनल के चुनाव में किन किन बातों का ध्यान रखें। तो पहला प्रश्न, आपकी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि किस तरीके से है। आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, आर्ट सब्जेक्ट से किया है, साइंस से किया है, या बीकॉम किया है, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। उस पृष्ठभूमि के आलोक में आप सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, परंतु इस पृष्ठभूमि में आपको सोचना पड़ेगा किस पृष्ठभूमि का पहला ही क्वेश्चन है, इसको करने में का पर्पस क्या था। पर्पस नौकरी पाना था या ज्ञान अर्जित करना था। आप इंजीनियरिंग करने चलते हैं और इंजीनियरिंग में 4 साल का समय देते हैं, और 4 साल के समय के दौरान आप उसे किस तरीके से करते हैं, डिग्री लेने के लिए करें या ज्ञान लेने के लिए करें। डिग्री लेने के बाद नौकरी करने जा रहे हैं, या कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ तो कंपटीशन
की तैयारी करना शुरू कर दिया, कैंपस सिलेक्शन हो गया, नौकरी करने लगे और फिर नौकरी में विभिन्न प्रकार की दिक्कत आने लगी, सैलरी अच्छी नहीं है या नौकरी करने के दौरान काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तो आप छोड़ कर के कॉम्पिटिशन की तैयारी करने चल दिए। तो यह डिपेंड करता है कि जो डिग्री आप ग्रेजुएशन किए, पीजी किए, इंजीनियरिंग की, उसके पर्पस क्या था। यदि आपका पर्पस था कि ये डिग्री लेने के बाद हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो उसी दौरान आप ऑप्शनल का चुनाव करके उस ऑप्शनल को बड़ा बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, जो आपने डिग्री लिया है वह किस रुचि के अनुकूल लिया है, अपने अनुकूल लिए हैं या किसी के दबाव में ले लिए। पिताजी ने कहा कि इंजीनियरिंग करने से आपकी लाइफ सेट हो जाएगी और आपने जाकर इंजीनियरिंग करने लगे, तो यानी वहाँ रुचि के अनुकूल हुआ या दबाव में वो डिग्री लिए। तीसरा, सफलता का उद्देश्य क्या है। यदि आपका कैंपस सिलेक्शन बड़े बेहतर तरीके से हो जाता है तो आप वहीं से उसके तरफ चले जाते हैं। यदि सिलेक्शन नहीं हुआ, नंबर कम आ गए और किसी तरीके की कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सोचे कि क्यों ना अब चलें कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। तो ये आपके बैकग्राउंड के दौरान आपका पर्पस क्या है और किसी भी चीज को कि आपके अनुकूल या दबाव में लिए हैं या आपके उसमें उद्देश्य क्या है, इस बातों को ध्यान में रख करके उसमें से कोई ना कोई आप ऑप्शनल का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि वह ऑप्शनल हमें पीटी और मेंस और एसे के लिए कितना सार्थक दृष्टिकोण दे रहा है। यदि हम ऑप्शनल का चुनाव कर चुके हैं और उस ऑप्शनल का यदि हम यूपीएससी की पीटी देने जाते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस के पीटी देने जाते हैं, बीपीएससी की पीटी देने जाते हैं, जीपीएससी की पीटी देने जाते हैं या कोई भी पीसीएस के एग्जाम की भी पीटी देने जाते हैं, वहाँ पर कितना सार्थक दृष्टिकोण दे रहा है कि उस ऑप्शनल से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या वो ऑप्शनल हमें पीटी क्वालिफाई करने में सहायता कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो उस तरीके के ऑप्शनल का चुनाव आपको पीटी में काफी सहायता दे देगा। अब हम यह देखने की कोशिश करेंगे क्या हुआ ऑप्शनल यूपीएससी में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, बीपीएससी में, जीपीएससी में भी, कि मेंस एग्जाम में भी काफी सहायता कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि उससे क्या होगा कि वहां भी 150-200 नंबर जब मेंस लिखने आप जाएंगे तो वहाँ भी वो ऑप्शनल बड़ा अच्छा सहायता कर देगा, आपके क्वालिफाई करने में, मेंस के एग्जाम क्वालिफाई करने में अच्छा हेल्प कर देगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ऑप्शनल या तो यूपीएससी या किसी भी पीसीएस एग्जाम में, चाहे वह जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, वहाँ के मेंस एग्जाम में कितना सहायता कर रहा है। और तीसरा कि क्या वह ऑप्शनल हमें ऐसे बैकग्राउंड के विषय में भी सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि यूपीएससी में भी ऑप्शनल है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी ऐसे है, यूपीएससी में भी ऐसे है और साथ ही साथ बीपीएससी में भी ऐसे है। यदि इन तीनों जगहों पर उस ऑप्शनल की सार्थकता ऐसे के रूप में भी स्थापित होती है तो उस ऑप्शनल का चुनाव यहाँ पर आपको एक बड़े ही सार्थक दृष्टिकोण के साथ हो सकता है, यानी पीटी, जीएस मेंस और ऐसे में सहायता कर सकता है। तीसरा ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्या उस ऑप्शनल में परिवर्तन की गुंजाइश है, यानी परिवर्तन की गुंजाइश, यानी एक बार यदि हम गुंजाइश है या नहीं, एक बार हमने बड़े बेहतर तरीके से नोट्स बना लिए, कुछ बुक का सिलेक्शन कर लिए, उसको बार बार पढ़ें और बार बार पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन लिखने की तरफ अभ्यास करने लगे, क्या वो हमारे नोट्स प्रत्येक साल परिवर्तित हो जाएंगे या नहीं परिवर्तित होंगे। यदि परिवर्तित नहीं होते हैं तो वह ऑप्शनल बड़ा ही सार्थक होता है। हाँ, यह सत्य है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबैड, पॉलिटिकल साइंस या साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उसमें परिवर्तन बहुत कम होते हैं, परंतु पॉलिटिकल साइंस के कुछ आईआर वाले पार्ट में परिवर्तन के गुंजाइश हो जाते हैं। इसी वजह से इस बात को ध्यान रखें कि जब वैसे ऑप्शनल का चुनाव करें जिसमें बार बार परिवर्तन की गुंजाइश न हो,
1 साल 2 साल के बाद हमें नोट्स परिवर्तित ना हो जाए। एक बार जो नोट्स हम बड़े बेहतर तरीके से बना लिए उसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ हम क्वेश्चन को लिखने के अभ्यास करें तो एक ज़्यादा सार्थक दिशा दे सकता है। अब चौथा, उस ऑप्शनल का हम मल्टी डायमेंशनल यूज कर सकते हैं कि नहीं? मल्टी डायमेंशनल यूज कर सकते हैं कि नहीं? डायमेंशनल यूज कर सकते हैं कि नहीं? यानी वैसे ऑप्शनल जिसका यूज हम प्रत्येक जगह पर कर सके और ऑप्शनल के क्वेश्चन लिखते समय ऑप्शनल के रूप में यूज करें। पीटी के एग्जाम देते समय पीटी में यूज करें, मेंस के एग्जाम में जीएस के पेपर में जीएस में यूज करें, जीएस फर्स्ट पेपर में यूज कर लें, सेकंड पेपर में यूज कर लें, थर्ड पेपर में यूज कर लें, फोर्थ पेपर में भी यूज कर लें और साथ ही साथ हम एसे में भी उसका यूज बड़े बेहतर तरीके से कर लें। जिससे क्या होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन लिखने के दौरान एक नया दृष्टिकोण के साथ क्वेश्चन को लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को पढ़ करके अट्रैक्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देगा। तो वैसे ऑप्शनल का चुनाव जिसका मल्टी डायमेंशनल यूज जगह जगह किया जा सके। और रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा तो रूस यूक्रेन युद्ध का रूस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यूक्रेन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इस युद्ध के मूल भावना क्या है, दोनों की भौगोलिक स्थिति क्या है, उससे क्या क्या विश्व पर प्रभाव पड़ेगा और उससे क्या-क्या दोनों देशों को लाभ हानि होगा। तो ये यानी कहने का मतलब कि अब इसमें हम वैसे ऑप्शनल का चुनाव करते हैं जिससे न चाहते हुए क्वेश्चन को बड़े बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो वैसा ऑप्शनल बड़ा ही सार्थक दृष्टिकोण देता है। तो आप ऑप्शनल के चुनाव करने के दौरान इन 4-5 चीज़ों को ध्यान रखते हैं और ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शनल का चुनाव करते हैं तो बड़ा ही सार्थक दृष्टिकोण होगा। क्योंकि आप किसी के दबाव में ऑप्शनल का चुनाव करते हैं, उसमें आप को बेहतर नंबर नहीं मिलता तो फिर 2 साल के बाद ऑप्शनल बदलने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको सफलता मिलने में बड़ी बड़ी देर हो जाती है। इसी वजह से ऑप्शनल के चुनाव के दौरान इस बातों को स्वयं ध्यान रखें क्योंकि जिसके पास जाएँगे वही बोलेगा कि यही ऑप्शनल बेहतर है। जिस टीचर के पास जाएँगे वही टीचर बोलेगा कि यही ऑप्शनल ज़्यादा अच्छा है। या किसी दोस्त को उसके ऑप्शनल में ज़्यादा नंबर आए हैं तो वही आप चूज़ कर लीजिएगा तो आपको भी ज़्यादा नंबर आ जाएँगे। ऐसी संभावनाएँ बहुत कम होती है। क्योंकि वह आपका दोस्त उस ऑप्शनल की तैयारी बड़े बेहतर किया है और बड़े बेहतर तरीके से क्वेश्चन को लिखा है तभी उसके नंबर आए हैं। यदि उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से नहीं लिखता तो नंबर नहीं आते। यह एकदम सत्य है। इसी वजह से ऑप्शनल के चुनाव स्वयं करते समय इन बातों को ध्यान में रख करके आपकी अपनी रुचि किस विषय में है, उस रुचि के अनुकूल आप ऑप्शनल का चुनाव करें। इससे 2-3 लाभ होगा। ऑप्शनल का चुनाव करने के बाद वहाँ पर बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं आप। बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं। किसी प्रकार की शक की गुंजाइश नहीं होगी। आज जब आप बेहतर करने लगिएगा तो धीरे-धीरे वह ऑप्शनल आपका बड़ा ही बेहतर हो जाएगा। और तब जाकर के क्वेश्चन लिखने की तरफ आप अग्रसर होंगे, तो आप उसमें अवश्य सफल हो सकते हैं। और एक कहा जाता है सत्य सुने, सत्य बोले और सत्य के मार्ग पर चलें। इससे क्या होगा, आप हमेशा अपनी कमियों की एनालिसिस कीजिएगा। लोगों के द्वारा बनाए गए आवरा के अनुकूल आप अपने को एनालिसिस करने की कोशिश नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।